बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में भी देखने का बहुत शुक्रिया। आपकी कमेंट्स, आपकी क्रिटिसिज्म, उसका भी बहुत शुक्रिया, और मेरे पेट्रन्स की सपोर्ट और उनकी दुआओं और आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, शुरू होने से पहले और अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराने से पहले मैं ये एक आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। ये अभी रिसेंटली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इमरान खान के लॉयर्स की, उसका चंद 1-2 मिनट का जो इक़्तिसाबात हैं, ये ज़रा आप देखें और हमें पता चलेगा कि ये सारा मसला है क्या? बड़े इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं। इस लिहाज से सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे जो आज होता रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये तो किसी शक व शुबा से बालातर हो गई है ये बात कि मुतासिब जज हुमायूं दिलावर ने बग़ैर हमें सुने एक तरफा फैसला किया, और जब ये कहते हैं कि आप शवाहिद पेश नहीं कर सके, तो जब हम शवाहिद और गवाहान की फहरिस्त देते हैं तो 12 बजे वो कहते हैं 1:30 बजे ले आइए अपने गवाहान, और 1:30 बजे वो कहते हैं कि अब हम एप्लीकेशन जब देते हैं कि जनाब हमारे गवाहान कराची से आएंगे, इनको 1 या 2 दिन का टाइम दे दीजिए, तो वो फरमाते हैं अब ये गैर मुतल्लिका हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला केस है, क्रिमिनल केस, जिसमें मुल्जिम ये कहे कि मैंने अपने गवाह पेश करने हैं और जज कहे कि आपके गवाह इर्रेलेवेंट है, हम पेश करने की इजाज़त ही आपको नहीं देते। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला केस है, और ये भी पाकिस्तान की तारीख का पहला केस है कि आप मुल्जिम मौजूद नहीं है, उसका वकील मौजूद नहीं है, और उन दोनों को उसको सुने बगैर आपने एक तरफा फैसला कर दिया और सज़ा सुना दी, और सज़ा 5 से 10 मिनट के अंदर एग्जीक्यूट भी हो गई, और आपने जमान पार्क के दरवाजे तोड़ के और एक शख्स के बेडरूम के दरवाजे तोड़ के, और उस शख्स को, इमरान खान को, वो वाशरूम में वो कहता है मुझे कपड़े चेंज करने दें, वो आपने वाशरूम के दरवाजे तोड़ के चंद मिनट्स के अंदर आपने गिरफ्तारी कर ली। अभी वारंट ऑफ अरेस्ट साइन भी नहीं हुआ था, जारी होने दूर की बात है, आर्डर की कॉपी किसी के पास नहीं थी। ये है वो तर्ज अमल, जो ये है इंसाफ का दोहरा मेयार, ये है कानून के साथ मजाक, ये है इदारों की इन्वॉल्वमेंट, ये है हमारे पाकिस्तान के आईन की पामाली। जी नाज़रीन, आपने ये सुना, ये 15-1 मिनट की है, ये आप ज़रूर सुनिएगा यूट्यूब पे जाके। ये सुनाना इसलिए ज़रूरी था कि आपको पूरा एक पस मंज़र समझ आ जाए कि इमरान के साथ और पाकिस्तान के आईन के साथ और कानून के साथ क्या किया जा रहा है। आज के मेरे मेहमान जनाब हमारे बहुत ही हरदिल अज़ीज़ डॉक्टर ज़फ़र बंगी साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम सर। अस्सलाम वालेकुम हैदर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। बहुत शुक्रिया सर। सर, ये आपने सुना, ये मैंने भी कल एक वीलॉग किया। मैंने कहा कि आपको अदालतों से कोई उम्मीद रखनी ही चाहिए, हालांकि ये बेचारे लॉयर्स हैं, ये कहते हैं कि हमें रखनी चाहिए, आइन में रहे, कानून में रहे। मुझे नहीं लगता कि इस किस्म का कोई इंसाफ इमरान को मिलेगा या पाकिस्तान में किसी ऐसे शख्स को मिलेगा जो इस माफिया और ये जो फौज का कब्जा है आसिम मुनीर का, अगर उसके वो खिलाफ बात उठाते हैं। मुझे नहीं लगता। ये आपस में पिंग पोंग खेलते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो मैं चाह रहा था इस पे ज़रा थोड़ी रोशनी डालें, फिर हम आगे चलते हैं इलेक्शन कमीशन, अलवी और यूएस एम्बेसडर की मीटिंग। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदर भाई, जिस तरह के हमने सुना ये लॉयर्स की स्टेटमेंट, शोएब शाहीन और बाकी जो लॉयर्स वहाँ प्लेटफॉर्म पे बैठे थे, हालांकि लॉयर्स तो हमेशा से लीगल कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, लेकिन इस मर्तबा उनकी भी फ्रस्ट्रेशन जो है बिल्कुल खुलकर सामने आ गई कि हमारे यहाँ कोर्ट्स जो हैं वो एक मजाक बन चुके हैं, वहाँ पर किसी को कोई इंसाफ मैसर नहीं है। बिलखुसूस इमरान खान को और उन लोगों को जो कि इस फैशिस्ट सिस्टम के खिलाफ और इन फैशिस्ट के जो कि पाकिस्तान पर काबिज हैं, उनकी फैशिज्म को अगर कोई चैलेंज करता है तो फिर उनके साथ ये हशर किया जा रहा है। यानी इतना जुल्म हो रहा है उस मुल्क में, इतना कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं
कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किसी किस्म की कोई यानी लीगैलिटी अब रही ही नहीं है, और वो सब दरवाजे लोगों पर बंद कर रहे हैं इस वजह से कि इमरान खान कहता है कि भाई इस मुल्क में कानून की बालादस्ती हो, इस मुल्क में आईन की पासदारी हो, इस मुल्क में जो है गरीब को इंसाफ मिले और एक्सप्लॉयटेशन ख़त्म हो, और उसकी सज़ा उसको दी जा रही है कि जी तुम ये जुर्रत कैसे करते हो कि तुम ये बातें करते हो। तो अब तो यानी हमें तो, मैं तो पहले भी इस बात पर बिल्कुल वो था, मुझे मुकम्मल यकीन था कि हमारी अदालतें जो हैं वो इंसाफ मुहैया नहीं करती। वो तो जो इदारे हैं जो कि बेसिकली फ़ौज है या फ़ौज का सरबराह है, वो जो कुछ चाहता है तो ये जजेस जो हैं वही करते हैं। उन्होंने अनफॉर्चुनेटली इनकी सारी तारीख इससे भरी पड़ी है कि हमेशा से उन्होंने इन्हीं जो पावर विल्डर्स हैं, उन्होंने जो डिमांड्स की हैं उनको हमारे जुडिशरी ने उसको फुलफिल किया है। लेकिन मुझे जिस बात पर एक्चुअली बहुत दुख होता है वो ये है कि वहां पर कोई एहतसाब नहीं है। लोग कानून की धज्जियां उड़ा देते हैं, लोग आईन की धज्जियां उड़ा देते हैं, कोई किसी की पूछ कुछ नहीं होती, कोई गिरफ्त नहीं होती, और जो बेगुनाह हैं उनको सजाएं दी जाती हैं और वो फिर इंसाफ भी हासिल नहीं कर सकते। और जिस जिस तरीके से ये जो कोर्ट्स इस वक्त जो नाटक खेल रही हैं, और ये नाटक ही है और कुछ नहीं है, जब कोर्ट्स जो है एक बेगुनाह शख्स को जिस पर सरासर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए हैं, उसको अपनी सफाई का मौका नहीं दिया गया कोर्ट के अंदर, और उसको कन्विक्ट कर दिया, और उसको वो जो वारंट है उस पर साइन हुए बगैर उसको अरेस्ट भी कर लिया। यानी ये क्या मजाक है, खुलम खुला मजाक है, ये अवाम के साथ मजाक है, ये कानून के साथ मजाक है, और ये पाकिस्तान के आईन के साथ मजाक है। सर इसके अंदर ना दो चीजें बिल्कुल क्लैरिटी से आती हैं। एक आती है पाकिस्तान की अवाम की बिल्कुल किसी किस्म का रद्दो वो जो है ना रिएक्शन नहीं है कि उनके साथ कितनी ज्यादती की जा रही है, एक बहुत क्लैरिटी से आती है और खौफ की फजा है। लोग कहते हैं जी कैसे निकलें जी, फौज इतनी ताकत। हम तारीख में देखते हैं कि जो कौमें बाहर निकली हैं एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ वही आज़ाद हुई हैं, जो घर में बैठी रही हैं उनके साथ यही हुआ है जो पाकिस्तान। तो एक तो हमारी जो एक लर्नड हेल्पलेसनेस है ना कि जी हम कुछ नहीं कर सकते, इसके ऊपर मैं एक क्लिनिकल साइकाइट्रिस्ट है उनके साथ एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, लर्नड हेल्पलेसनेस, कि हमने अपने ऊपर तसव्वुर कर लिया है कि हम कुछ, एक ये चीज यहाँ है। दूसरी चीज ये यहाँ कि जो अफवाज पाकिस्तान है उसका बेशतर अफसर जवान एनसीओ जेसीओ, चाहे वो सहारा ले अपने मिलिट्री डिसिप्लिन का, चेन ऑफ कमांड का, या वो सहारा ले अपनी नौकरी बचाने का, प्लॉट बचाने का, घर बचाने का, वो मुहिब्बे वतन नहीं है। उसने एक ऐसे आमिर, एक ऐसे गद्दार आर्मी चीफ को ताकत फराम की बाजवा कि हुकूमत निकाले, और इस वक्त एक ऐसे गद्दार आर्मी चीफ आसिम मुनीर को ताकत कर रहा है कि वो ये इस किस्म की बर्बरियत, दहशत गर्दी पूरे पाकिस्तान, ये दो चीजें क्लियर हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर ये पाकिस्तान अवाम कमजोर है, डरपोक है, बाहर नहीं निकल सकती, और ये जो जालिम कब्जा गद्दार आसिम मुनीर है इसके पास फौज की 6-7 लाख की बंदूकों की ताकत है, ये दो चीजें अगर हमें नजर आ रही हैं और तमाम सिस्टम मफलूज है, तो ये कैसे टूटेगा ये जमूत? देखिए, अब तो यही तो बुनियादी सवालात हैं कि जब तक अवाम खुद उठ खड़े नहीं होंगे, उनको कोई भी आज़ादी प्लेट पर नहीं दे सकता, और उन्होंने अपने आप को ही डराया हुआ है। यानी ये एक अजीब सी सिचुएशन है कि वो कहते हैं नहीं जी हम क्या कर सकते हैं, ये तो फौज इतनी मजबूत है, हम क्या क्या कर सकते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं अर्ज कर दूं कि हाल ही में कुछ लोग जो पाकिस्तान से आए हैं, विजिट करके आए हैं, वो कहते हैं कि फौजी तो खुद इतने डरे हुए हैं, और वो कहते हैं कि इसकी मिसाल ये है कि जब पहले जो है मसलन आप कैंटोनमेंट्स वगैरह के एरिया में जाते थे तो वहां पर फौजी जो है वो सामने खड़े होते थे गार्ड ड्यूटी वगैरह पर। कहते आजकल फौजी नहीं खड़े होते, उन्होंने प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज को हायर किया हुआ है, या उनको अगर किया है या अपने ही
जवानों को जो है प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के यूनिफॉर्म्स पहनाए हुए हैं, वो फ्रंट पर खड़े होते हैं, और फौजी जो है कहीं जाकर छुप कर किसी दरख्त के पीछे इधर उधर दूर दूर खड़े होते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि फौज खुद इतनी सख्त डरी हुई है, सहमी हुई है, उनको पता है कि वो जो जुल्म कर रहे हैं अवाम पर, अवाम के गुस्से का उनको एहसास है। अनफॉर्चुनेटली अवाम खुद जो है ना अपनी ताकत, उनको अपनी ताकत का एहसास नहीं है इस वक्त। वो समझते हैं कि जी पता नहीं क्या हो जाएगा अगर हम कुछ करेंगे, ये है वो है। फिर देखिए लोगों को कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। कुछ लोग मसलन ये कहते हैं कि जी आप लोग तो बाहर बैठकर ये बातें करते हैं, आप आकर पाकिस्तान में करें। मेरी उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी वो इमरान खान की मिसाल देख लें। इमरान खान तो आराम की जिंदगी बसर कर रहा था इंग्लैंड में, उसके पास सब कुछ था, उसने पैसा बना लिया था बाहर, उसकी बीवी थी, उसके बच्चे थे, वो अगर चाहता तो सारी उम्र ऐशो इशरत कर सकता था इंग्लैंड में बैठकर। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर इन्हीं अवाम की खातिर पाकिस्तान आया, कितनी सहूबतें उसने झीली, क्या कुछ उस बेचारे ने नहीं किया, अपने पैसे लगाए, कैंसर हॉस्पिटल्स बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई, एहसास प्रोग्राम लोगों को दिया, हेल्थ कार्ड्स लोगों को दिए, क्या कुछ नहीं दिया उसने। और उसके साथ अभी ये जो जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रही है, लोग कहते हैं जी कोई और आकर हमें कुछ करे। मेरी गुजारिश है अवाम से, खुदा के वास्ते आप लोग अपने हुकूक के लिए खड़े हो जाएं। इमरान खान जो भुगत रहा है वो इसलिए नहीं है कि उसको किसी चीज की जरूरत है, वो तो आप ही की खातिर लड़ रहा है, तो फिर क्यों आप लोग खड़े नहीं होते? अगर हमारी अवाम जो है अभी भी बेदार नहीं होगी, अभी भी वो उठ नहीं खड़े होंगे, तो बदकिस्मती से फिर वो ये तय कर लें कि जनाब वो सारी उम्र ही गुलाम रहेंगे, कभी उनको आज़ादी आज़ादी कभी भी किसी को प्लेट पर नहीं मिली है। आज़ादी के लिए हमेशा से लोगों ने जिद्दोजहद की है। और अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये जो पाकिस्तान की फौज है, जिन्होंने हर एक चीज पर कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान में, और जो तबाही मचा रखी है उन्होंने, और ये जो लोग करते हैं कि जी नहीं जी पाकिस्तान में जो है ना आर्मी में चेन ऑफ कमांड होना चाहिए, उसकी कोई यूनिटी ऑफ कमांड। बात ना करे। देखिए जी बात यह है कि चेन ऑफ कमांड जो है वो वॉर सिचुएशन में होती है। अवाम के मामलात में इंटरफेरेंस में चेन ऑफ कमांड का कोई अमल दखल नहीं है। पहली तो बात यह है कि आर्मी को कोई हक नहीं है कि वो सिविलियन इंस्टीट्यूशंस में इस किस्म की मुदाखलत करे और इस किस्म की वो मनमानी करवाए, जजेस को ऑर्डर करे, पॉलिटिशियंस को ऑर्डर करे, ब्यूरोक्रेसी को अपने पांव तले रोते रहे, अपने प्लॉटर के चक्करों में लगे रहें। ये कहाँ की शराफत है, कहाँ की इंसानियत है? उनकी तो जिम्मेदारी है हमारे बॉर्डर्स को डिफेंड करना, वो तो कभी उन्होंने किए नहीं है। जब भी कभी जंगें हुई हैं, पिटाई दिन की हुई है, भाग कर आए हैं, फिर हमें जनाब कौमी नगमे सुनाते रहते हैं। कौमी नगमों से मुल्क नहीं बनते। अगर आप लोग वाकई मुहिब वतन हैं तो बराए मेहरबानी जाइए बॉर्डर्स को डिफेंड करें। अभी चंद दिन पहले ही वो जो साउथ वजीरिस्तान में जो वाकया हुआ था, बेचारे मारे गए थे जवान और एनसीओ और जेसीओ वगैरह, यानी ये क्या मजाक है अपने ही सोल्जर्स के साथ भी। तो अब वक्त आ चुका है कि लोग इस बात को सही तरीके से समझें कि जब तक अवाम खुद नहीं खड़े होंगे अपने हुकूक के लिए, और अगर टक्कर लेनी पड़ी तो लेनी पड़ेगी, क्या कर सकते हैं। और मतलब कि जब वो कहते हैं ना तंगा मत बजंगा मत, जब ये अपनी बदमाशियों से बाज नहीं आ रहे, वो धौंस के जरिए ही जो है ना अपनी मनमानी करवाना चाहते हैं, तो फिर उनके खिलाफ तो कार्रवाई करना लाजमी बन जाती है बात। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं सर। बस मैं इसका ये जो फौज का रैप अप करके फिर अगले जाते हैं। ये जो वाना का सानिया है, इसको मैंने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया पिछले वीलॉग में, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन उससे हमें 3 चीज़ों का पता चलता है। इनकॉम्पिटेंस एट द हाईएस्ट लेवल, आर्मी चीफ के लेवल पर प्लानिंग की फुकदान, स्ट्रेटजी का फुकदान। दूसरा, हमारे जवानों को ये सिटिंग डक्स भेज रहे हैं शहीद होने के लिए, कोई या वहाँ टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल करते, सर्विलेंस ड्रोन्स नहीं इस्तेमाल करते, जैमर्स नहीं देते, बहुत थिनली शील्डेड उनकी डबल कैबिन्स होती हैं, वो सिटिंग डक्स होते हैं। ये जो तालिबान है इनके पास बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। तीसरी चीज़ जो आती है, बिल्कुल इंटेलिजेंस फेलियर है। तो फौज अंदर से तबाही का शिकार हो चुकी है, और उसकी अक्कासी हमें तभी पता चलती है जब उसको उस काम में
شکست ہوتی ہے جس کام کے لیے اس کو ٹرین کیا جاتا ہے. تو وہ تو ابھی یہ بھی تباہ ہو رہی ہے اندر سے. اور میں تو فوجیوں سے بار بار کہتا ہوں کہ یہ غیر آئینی غیر قانونی آرمی چیف ہے. آپ کا فرض بنتا ہے, آپ کا اخلاقی یہ کام ہے, آپ کا قانونی کام ہے, یہ آپ کا آئینی کام ہے کہ اس کو نکالیں. تو خیر آگے چلتے ہیں. پتہ نہیں فوج میں اتنی غیرت, اتنی جرت, اتنی ہمت ہے, یا وہ جو مراسیوں والی بات یاد آتی ہے کہ جب مراسیوں کے گھر گئے فوج میں بھرتی کرانے کے لیے, جنگ کرنے کے لیے, تو مراسیوں کی ماں نے کہا کہ اگر ہمارے تک بات آ گئی ہے تو میرا خیال ہے آپ لوگ صلح ہی کر لیں. تو بہتر ہے یہ پھر یہ مراسیوں کی فوج رہ گئی ہے, اور تو مجھے نہیں لگتا. سر یہ پریزیڈنٹ جو ہے انہوں نے خط لکھا الیکشن کمیشن کو. انہوں نے وہ بھی میں نے کل ویلاگ میں کہا تھا کہ جواب نہیں دیں گے, بدتمیزی کریں گے, وہی ہوا. اور پھر جا کے ایمبیسڈر جا کے الیکشن کمیشن کو جا کے کمشنر سے ملتا ہے. دیکھیے, ایک تو یہ جو الیکشن کمیشن نے جس قسم کی حرکت کی ہے, یہ کھلم کھلا قوانین کی خلاف ورزی ہے. پریزیڈنٹ جو ہے وہ پاکستان میں چیف ایگزیکٹو ہے, ہائیسٹ اتھارٹی ہے پاکستان میں, اور اس کے متعلق یا اس کے ساتھ اس قسم کا رویہ رکھنا جو ہے, یہ الیکشن کمیشن کوئی اتنا بڑا افسر نہیں ہے, وہ تو ایک معمولی سا ہے, اور پریزیڈنٹ از دا ہائیسٹ اتھارٹی. اگر الیکشن پریزیڈنٹ کے ساتھ وہ اس قسم کی بدتمیزی کر سکتا ہے کہ نہیں جی ہم تو آپ سے ملتے نہیں ہیں, کیونکہ اب تو آپ جو ہیں آپ کی کوئی اتھارٹی نہیں رہی, جب کیونکہ پارلیمنٹ نے بل 157 میں امینڈمنٹ کر دی تھی, تو آرٹیکل 157 میں امینڈمنٹ کر دی تھی, تو اس لیے اب آپ کی کوئی حیثیت نہیں رہی. یہ بالکل جو ہے نا سراسر غلط بات ہے. آئین جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے اور اسی کے مطابق کام ہونا چاہیے. یہ جو الیکشن کمیشن جو بھی باتیں کر رہا ہے, ظاہر ہے کہ اس کو پیچھے سے جو ہے نا آرمی ہی کہہ رہی ہے کہ تم اس قسم کی وہ حرکتیں کرو یا اس قسم کا سٹینڈ اڈاپٹ کرو. اس کی تو میرا خیال ہے کہ سخت گرفت ہونی چاہیے, اور میں اس کی طرف آتا ہوں, لیکن پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے امریکن ایمبیسڈر کو الیکشن کمشنر سے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہم یعنی دیکھیں نا, یہ تو دوبارہ ہمیں اسی طرف بات لے کے آتی ہے کہ ہم امریکہ کے مکمل غلام بن چکے ہیں. امریکن ایمبیسڈر جو ہے کبھی دھندناتا پھرتا ہے کہ جناب کبھی وہ الیکشن کمشنر کے ساتھ مل رہا ہے, کبھی پولیٹیشین سے ملتا ہے, کبھی اور لوگوں سے ملتا ہے. ارے بھائی خدا کے واسطے, امریکن ایمبیسڈر جو ہے وہ اس ملک کا راجا نہیں ہے, وہ اس ملک کا جو ہے وائس رائے نہیں ہے, وہ تو ایک ملک کا امبیسڈر ہے. لیکن کیوں پاکستان پہ اس طریقے سے وہ دھندناتے پھر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت جو ہے سب پاکستانیوں کو, ہمیں بھی, آپ کو بھی, باقی لوگوں کو بھی جو سن رہے ہیں, ہمیں اب چاہیے کہ ہم پاکستان میں ان لوگوں کی لسٹیں تیار کرنا شروع کریں, چاہے وہ جرنیل ہوں یا ججز ہوں, چاہے وہ سیاستدان ہوں یا صحافی ہوں, چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں یا بزنس مین ہوں, چاہے وہ پولیس والے ہوں یا پٹواری ہوں, ان کی لسٹ تیار کرنی چاہیے ہمیں. اور ان کو جب یہ تبدیلی آئے گی ملک میں, اور اللہ کرے کہ وہ آئے, اور لیٹس سے کہ عمران خان پاور میں اور ان کو جو ہے واضح اکثریت حاصل ہو, بلکہ 2/3 اکثریت حاصل ہو, تو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں اسپیشل کورٹس اسٹیبلش ہوں گے, اور یہ والے کورٹس نہیں جو کہ آج کل جس میں ججز ہیں, بلکہ وہ اسپیشل کورٹس ہوں, اور ان سب لوگوں کو ٹرائل پہ لایا جائے, کیونکہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے ملک سے غداری کی ہے, انہوں نے قانون سے غداری کی ہے, انہوں نے آئین سے غداری کی ہے, اور ان لوگوں کو کڑی سزائیں دینی چاہیے, اور اس میں کوئی رعایت نہیں برتنی چاہیے. ٹھیک ہے, ان کو ڈیفنس کا موقع دینا چاہیے, لیکن ایک مرتبہ ورڈکٹ ان کے خلاف آ جائے, اور ظاہر ہے کہ آئین کی خلاف ورزی اور آئین کی شکنی تو ڈیفینیٹلی اٹس اے کیپٹل پنشمنٹ, ان کو پبلکلی ہینگ کرنا چاہیے, کسی کو کوئی رعایت نہیں ملنی چاہیے. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں 200 لوگوں کو پھانسی پہ چڑھا دینا, یہ ملک سیدھا نہ ہوا تو مجھے پھانسی پر چڑھا دے, میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے ہمارا کہ دیکھیے ابھی تک تو ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی جج کو کسی کی کوئی گرفت ہوئی ہو. یعنی کیا مذاق ہے؟ کیا کوئی جج فرشتے ہیں؟ وہ بھی تو اسی قسم کی بدماشیاں کر رہے ہیں, اور انہی کی وجہ سے ابھی تک اور جرنیل
जर्नैल सर, जर्नैल और जज दोनों, बिल्कुल एग्जैक्टली। जब तक हम इनकी गिरफ्त नहीं करेंगे, इनका एहतसाब नहीं होगा, अनफॉर्चुनेटली हम ये मुल्क चल नहीं सकता है, बिल्कुल जो है ना उसको। बल्कि एक और बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, लोगों को चाहिए अगर वो बाहर नहीं निकल सकते तो ये एक और बात कर लें, बिजली के बिल देना बंद कर दें। बिजली तो की कीमत तो आसमान से चढ़ गई है, बिजली मिलती भी नहीं है लोगों को, बंद कर दें, नहीं पे करें उनको बिल्स, देखते हैं वो क्या कर सकते हैं, बिजली काट बड़ी देंगे ना। बड़ी अच्छी बात की सर। ये मेरा आखिरी सवाल था आपसे, ये बिजली के बिल के खिलाफ ना अब एहतजाज शुरू हो गया है। कराची के बाजार में कुछ बिजली के ये कई वाले गए, उनको पीट पाट के उन्होंने बाहर फेंक दिया। एक और जगह पे गए, उधर भी उनको मार पीट के बाहर भेज दिया। मैं आज फॉर्मली इस प्रोग्राम में आपके तहत, आपके वसातत से और आपकी सपोर्ट से मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो बिजली का बिल देने बंद कर दें, और जो आपके बिजली के बिल आपके घर आता है काटने के लिए, आप उसके साथ वही कार्रवाई करें जो वो ये दहशतगर्दों ने, आसिम मुनीर ने और फौज ने पाकिस्तान के साथ की है, कि इनको भी पता चले कि आपके हाथ में भी जोरे बाजू है, ये बहुत ताकत वाली चीज है। आप आज से बिजली के बिल देने बंद कर दें, कोई आपकी बिजली काटने आता है, आप उसको जो है ना ठिकाने लगा दें। ठिकाने लगाने का मतलब नहीं है मार दें, उनको 2 जूते लगा के उनको वहां से भगा दें। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। देखिए ना, जब वो सर्विस ही नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, जब वो कीमतें इतनी ऊंची हो गई कि एक आम आदमी तो बेचारा अपने बीवी बच्चों का पेट पाले या बिजली का बिल अदा करे। मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल बिजली का बिल नहीं पे करना चाहिए। और इसी तरह जो है लोग जो हैं वो पेट्रोल की कंजम्पशन कम कर दें, क्योंकि वो भी कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, बुरी हालत कर दी है लोगों को। लोगों पर जो है ना ये इतनी इतनी उनके लिए परेशानियां खड़ी कर दी हैं, उनके मुसीबतों के सर पहाड़ उन बेचारों पर टूट पड़े हैं। और ये सर जो एक है मैं आपको जी, अमीरों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अमीरों के लिए तो गरीबों पे फर्क पड़ता है। सर मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक टायर पंक्चर वाला है जो बहुत छोटी सी उसकी वो एक जो होती है ना, वो उसने वो मशीन लगी होती है, बाहर थड़े पे बैठा है, उसका बिल आया है जी 17,000 रुपया। वो कहता है जी मैं तो है ही नहीं मेरा कोई खर्चा। एक आदमी है, उसके 2 कमरे का घर बंद पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है, उधर 2 महीने से एक बिजली चली नहीं, उसका 20,000 का बिल आया है। तो ये बहुत अच्छा सर, ये नाइंसाफी देखें। आईपीपी के कॉन्ट्रैक्ट बेनजीर नवाज शरीफ जरदारी ने किए, जिसकी वजह से हमें उनको बेतहाशा पैसे देने पड़े, जी उसकी वजह से सर्कुलर डेट हुआ। अब उसकी वजह से हमें ये इंपोर्ट करते हैं, ऑयल इंपोर्ट करते हैं, फर्नेस ऑयल के ये जी चले हमारे बिजली बनाने वाले, उसकी वजह से हमारे पास ज़र मुबादला कोई नहीं होता। फिर इनको पैसा लेने के लिए टैक्स लगाते हैं गरीबों पे, इनडायरेक्ट टैक्स लगाते हैं या डायरेक्ट टैक्स लगाते हैं। ये सर्कुलर जो इन्होंने एक ड्रामा बनाया हुआ है सर, ये नहीं छोड़ सकता जब तक पाकिस्तानी चाहे बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाज करके बाहर निकले, चाहे ये लॉयर्स बाहर निकलें, चाहे ये स्टूडेंट्स बाहर निकलें, चाहे ये और जो इदारे हैं बाहर निकलें, चाहे फौज के अंदर कोई गैरतमंद, कोई शर्म जिसमें है, सीनियर जर्नैल, ब्रिगेडियर फलाना, जो इस कौम को बचाना चाहते हैं वो बाहर निकले। ये मुल्क को बचाना है, वरना ये जला देंगे ये फौजी इस मुल्क को। आखिरी कमेंट सर, फिर रैप अप करते हैं। जी, बिल्कुल। मैं एक मरतबा दोबारा ये बात रिपीट करता हूँ कि लोगों को अब जो है ना जिसको कहते हैं कि एक्टिव रेजिस्टेंस जो है ना अभी उनको अपनानी पड़ेगी। सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन, बिजली के बिल ना पे करें, बिल्कुल जैसे आपने कहा कि अगर वो आए बिजली काटने के लिए तो उनकी पिटाई कर दें, क्योंकि जो है ना ये जब तक ये गुंडागर्दी खत्म नहीं होगी ना तो ये सुधरेंगे नहीं। वो कहते हैं लातों के भूत जो है ना हाथों से नहीं मानते। तो इसलिए अब वक्त आ चुका है, अगर इस मुल्क को बचाना है तो अवाम को ये इक़दामात उठाने पड़ेंगे, उसके बगैर वो नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे आपने फरमाया जो आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह इन्होंने साइन किए, जिसके आपके एक प्रोग्राम में डॉक्टर कैसर बंगाली ने कहा था कि वो जो है लेट्स से कि अगर एक कंपनी जो है 300 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस करती है, चाहे पाकिस्तान वो बिजली इस्तेमाल करे या ना करे, उनको 300 मेगावाट के पैसे देने ही पड़ते हैं। सर ये सिर्फ इतना नहीं, वो बनाए भी ना और घर में जरूरत नहीं है ना, लेट से वो बना भी नहीं रही, प्लांट बंद पड़ा है,
ٹھیک ہے نا, اور وہ حکومت پاکستان کہتی ہے جی ہمیں بجلی نہیں چاہیے آپ سے, آپ مت بنائیں. اگر وہ بنائے بھی نہیں, فیکٹری چلے بھی نہیں, پاور پلانٹ چلے بھی نہیں, پھر بھی آپ کو پیسے دینے پڑ رہے ہیں. بالکل, یعنی یہ کتنا سراسر ظلم ہے, ناانصافی ہے. یعنی پاکستان میں اتنی فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں, لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں, ان کا جینا حرام کر دیا ہے. اگر جو فیکٹری اونرز ہیں وہ اگر چاہے بھی کہ لوگوں کو امپلائمنٹ پرووائڈ کریں, وہ نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کے پاس تو سر ہمارے پاس وہی جو آخری میں 2 باتیں رہ گئی ہیں. عوام جو ہے اگر وہ چپ رہے گی اور فوج جو ہے وہ اپنی بدماشی اور غداری کرے گی اس ملک کے ساتھ, تو بس پھر اسی طرح چلتا رہے گا, اور ایک دن یہ سب کچھ جو ہے یہ ٹوٹ کے راکھ ہو جائے گا. اللہ نہ کرے. افواج پاکستان کے اندر محب وطن لوگوں کو اٹھنا پڑے گا اور اس غدار عاصم منیر کو نکالنا پڑے گا, اور ساتھ ساتھ عوام کو باہر نکلنا پڑے گا کہ اس نظام کو اٹھا کے پھینکیں, اور جیسے آپ نے کہا اسپیشل کورٹ چلائیں, 200 لوگوں کو پھانسی دیں, تو حالات ٹھیک ہوں گے. اور اگر سر کچھ نہیں ہے تو میں اجازت چاہوں, یا آپ کے لاسٹ کوئی کامنٹس ہیں؟ بس نہیں, آپ نے جو کچھ کہا بالکل صحیح ہے, اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہمارے عوام میں جو ہے نا تھوڑی سی ہمت پیدا ہو, اور وہ کچھ نہ کچھ اپنے لیے کرنے کی ہمت پیدا کریں. بہت شکریہ, بڑی مہربانی ظفر بنگی صاحب. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے اہل ویال کو, ہمارے سارے سننے دیکھنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. پاکستان کی جو حقیقی جنگ لڑ رہے ہیں, خاص طور پہ جنہوں نے بہت زیادہ سیکریفائسز دیے, جس کی وجہ سے وہ جیل میں گئے ہیں, قید میں گئے ہیں, ان کی چادر اور چار دیواری کا بالکل تباہی اور بربادی, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے مشکلات آسان کرے, ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے. خاص طور پہ عمران کی جو ٹیم ہے ان کو حفظ و امان میں رکھے, عمران خان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور جو بیچارے شہید ہو گئے ان کے درجات بلند کرے, اور جو قید ہیں مصیبتوں میں ان کی مشکلیں آسان کرے. اگلی نشست تک ظفر بنگی صاحب مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, الہی آمین. السلام علیکم, خدا. السلام علیکم.